आज आपको यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र, शांति और मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने कैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजाक का पात्र बना दिया है। यूएन चार्टर या संयुक्त राष्ट्र का संविधान यह कहता है कि दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना होगा, और हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में यूएन का चार्टर, यूएन को ही पढ़कर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस अपना ही जो नियमावली है उसको भूल चुका है, क्योंकि उसी में लिखा है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों, राजनीति में दखल नहीं दे सकता। लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के संविधान की धज्जियां उड़ाई, और यह भी तब हो रहा है जब अमेरिका खुद संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। सोचिए, अगर संयुक्त राष्ट्र का स्थायी देश ही उसके संविधान का पालन नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र की क्या अहमियत रहेगी। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक का कोई फायदा नहीं। चीन, रशिया, क्यूबा, मेक्सिको, चिली जैसे देशों ने अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और निकोलस मादुरो की रिहाई की मांग की, लेकिन इस विरोध का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा अमेरिका पर, इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की आपत्ति को भी गंभीरता से नहीं लिया, और यह आपात बैठक सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई। संयुक्त राष्ट्र को दुनिया भर की सरकारों से हर साल 4,20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलती है, और यह पैसा दुनिया में शांति की स्थापना के लिए किया जाता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस उद्देश्य में भी कभी कामयाब नहीं होता। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक आज भी दुनिया के 35 से ज्यादा देशों के बीच 59 सैन्य संघर्ष और युद्ध चल रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र किसी भी देश में शांति लाने में नाकाम रहा। हकीकत में संयुक्त राष्ट्र एक निष्क्रिय संस्था है, और इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र को शांति से ज्यादा शांति के नाम पर मिलने वाले पैसे से मतलब रहता है। आज संयुक्त राष्ट्र दिखावे के लिए वेनेजुएला की घटना पर चिंता तो जता रहा है, लेकिन सच यह है कि अगर उसने इस घटना के खिलाफ अमेरिका पर कोई कार्रवाई की तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को पैसे देना बंद कर देगा। मामला नोट का है। संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली कुल फंडिंग में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 31%। मामला 31% पैसे का है। जर्मनी को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी यहां यही हिस्सेदारी 10% भी हो, और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है, इसीलिए अमेरिका अपनी मनमानी करता आया है, और संयुक्त राष्ट्र को इस मनमानी पर चुप रहना पड़ता है, दूसरी तरफ देखना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस वक्त यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि ताकि दुनिया में शांति को सुनिश्चित किया जा सके, दुनिया के सभी देशों के लिए उनकी सीमाओं को तय किया जा सके। लेकिन अमेरिका ने कई मौकों पर साबित किया कि संयुक्त राष्ट्र पर उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो इस संस्था के संविधान से भी ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अमेरिका ईरान पर भी बम गिरा सकता है, नाइजीरिया में भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, वेनेजुएला में भी सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, उनके राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश में ला सकता है, यूक्रेन को भी हथियार बेच सकता है, ताइवान को हथियार बेच सकता है, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने भी संचालित कर सकता है, और अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं। बड़ी बात यह है कि इन सारी मनमानियों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप खुद संयुक्त राष्ट्र को एक बिना दांत वाली संस्था बताते हैं, और ये कहते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र को युद्ध नहीं रुकवा सकता तो संस्था का फायदा क्या है। इस बात पर तो हम भी सहमत हैं उनसे। वैसे इस घटना का पहलू और भी है जो चीन से जुड़ता है। पिछले 3 दिनों से लगातार आप ये सुन रहे होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के काफी करीब थे। चीन ने उन्हें काफी कर्ज दिया, जिसके कारण अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन यह बात हकीकत में आधी अधूरी है, और इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाना चाहती हूं। अगर अमेरिका को वाकई में इस बात की चिंता थी कि वेनेजुएला उसके पड़ोस में होते हुए भी चीन से अच्छे रिश्ते रख रहा है, भारी कर्ज ले रहा है, उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, तो सबसे पहले अमेरिका को खुद के गिरबान में झांकना चाहिए था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जिस देश ने चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है वो देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। हम भी ये डेटा देखकर हैरान रह गए थे।
सबसे ज्यादा चीन से कर्ज लेने वाले टॉप 10 देशों में साल 2000 से साल 2023 तक सबसे ऊपर है अमेरिका। आप सोचिए, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं आप देखिए, चीन से सबसे ज्यादा जो कर्ज लेने वाले 10 शीर्ष देश हैं, उनमें अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अगर आप देखिए तो रशिया है, रूस। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला। लेकिन आप फासला देखिए ना बाकी देशों में, और जो इस वक्त अमेरिका ले रहा है। वेनेजुएला भी लेता है लेकिन लगभग 9.5 लाख करोड़, लेकिन यहां तो 18 लाख करोड़। सबसे ज्यादा चाइना से कर्ज लेने वाला देश है अमेरिका। सोचिए, अमेरिका को अगर इस बात से परेशानी है कि वेनेजुएला चीन से कर्ज क्यों ले रहा है, चीन से क्यों इतना रिश्ता है, चीन के साथ क्यों इतनी बोनोमी चल रही है, तो इस कर्ज के बारे में तो सोचता कि उनसे ज्यादा तो हम ही लेते हैं चीन से। दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज खुद अमेरिका ले बैठा है और दुनिया को ज्ञान देता है अमेरिका। यहां एक और पहलू यह भी है कि अब तक अमेरिका दुनिया की सुपर पावर रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में चाइना अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। अमेरिका ने जहां दुनिया के छोटे बड़े देशों को सुरक्षा की गारंटी देकर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, वहीं चाइना सुरक्षा की जगह लोन, आर्थिक मदद देकर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। आज दुनिया के 217 देशों में से 179 देश चीन के कर्जदार हैं। आप सोचिए, अमेरिका कर्ज ले रहा है चाइना से। इन देशों को चीन ने 198 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो रशिया और कनाडा जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। चाइना ने हर छोटे से लेकर बड़े देश को कर्ज दिया है ताकि ये देश चीन के वर्चस्व को स्वीकार करे, चाइना अमेरिका की जगह लेकर दुनिया की नई सुपर पावर बन जाए। इसी मकसद से चाइना ने साउथ अमेरिका के उन देशों को भर भर के कर्ज दिया है जिन्हें अमेरिका अपने लिए रणनीतिक रूप से अहम मानता है। पूरी लिस्ट हमने आपके लिए निकाली है। जैसे वेनेजुएला को चाइना ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, 9.5 लाख करोड़। ब्राजील को भी लगभग 6 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। अर्जेंटीना को 3,25,000 करोड़ का कर्ज दिया। इक्वाडोर को 2,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कोलंबिया को 33,000 करोड़ रुपए का। ये सारे वो देश हैं जिन्हें अब राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला जैसे हमले की धमकी दे रहे हैं और इन्हें चाइना के खेमे में अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली पोजीशन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं चाइना दुनिया की नई सुपर पावर बनने के लिए दुनिया भर में कर्ज बांट रहा है। आज अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और वो निकोलस मादुरो की हथकड़ी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद यही है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि अब भी उसका वर्चस्व कम नहीं हुआ है और दुनिया का असली बॉस वही है, असली दादा जिसे आप कह सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया में इससे पहले भी जिन देशों को सुपर पावर माना गया है, उन्होंने अपने पतन के वक्त ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। जैसे 18वीं शताब्दी में स्पेनिश साम्राज्य को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माना जाता था। उस वक्त स्पेनिश साम्राज्य दुनिया के 10% भूभाग पर राज करता था। कुल 22 देशों में उसका शासन था। लेकिन बाद में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध, सैन्य संघर्ष में शामिल होने से स्पेनिश साम्राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। इसकी वजह से सोने चांदी पर उसका नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे स्पेनिश साम्राज्य ने सुपर पावर वाली छवि खो दी और इस छवि को बचाने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 12 देशों से युद्ध लड़ा। इसके बाद ब्रिटेन एक नई सुपर पावर बना, जिसे दुनिया के 25% भूभाग 56 देशों पर राज किया, जिनमें हमारा अपना देश भारत भी शामिल था। उस वक्त कहा जाता था कि ब्रिटेन साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के गुलाम देश आजाद हुए, उनसे भी बड़े, और उस वक्त सुपर पावर वाली जो उनकी छवि थी वो खत्म। ब्रिटेन के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स बनी, जिनमें सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुपर पावर वाली ताकत खत्म हुई। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अमेरिका ने ना सिर्फ अपनी करेंसी डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाया, बल्कि दुनिया में उसने अपनी ये छवि बनाई कि उसके संरक्षण वाले देशों पर कभी भी आंच नहीं आएगी, कभी कोई हमला नहीं हो सकता। इससे कई देश अमेरिका की शरण में आ गए। अमेरिका धीरे धीरे मजबूत होता गया, लेकिन अब अमेरिका के वर्चस्व को भी चुनौती मिल रही है। अब दुनिया डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्रा को अपना रही है। चीन अपनी करेंसी युआन को बढ़ावा दे रहा है। जिसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, उस वेनेजुएला ने चीन से युआन में ही कच्चा तेल खरीद रहा था और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई।
आज भी अगर अमेरिका कोलंबिया को हमले की धमकी दे रहा है तो इसका कारण यही है कि कोलंबिया ने ब्रिक्स में जाने की इच्छा जताई, वो भी अमेरिका के वर्चस्व को अस्वीकार कर रहा है।